हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन देखेंगे। उसमें हम आज इनिशिएशन को डिस्कस करेंगे। तो इनिशिएशन वो फेज़ होती है जहाँ पे डीएनए से डीएनए का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड होता है और या अपन रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग करता है। यहाँ पे सबसे पहले जो है ORIC साइट जो होती है, यानी कि ओपनिंग रीजन जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, साइट्स। तो यहाँ पे ये जनरली 13 बेस पेयर एंड 9 बेस पेयर की 2 साइट्स प्रेजेंट रहती है। 13 बेस पेयर की 3 साइट्स प्रेजेंट रहेंगी और 9 बेस पेयर की 4 साइट्स प्रेजेंट रहेंगी, जिसको हम लोग R1, R5, R2 एंड R4 साइट्स के इंडिकेशन देते हैं। 13 बेस पेयर का अगर आप सिक्वेंस देखते हैं तो इसमें GATC रीजन रहेगा 5' एंड पे, देन एक एंड कोई भी न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रह सकता है, देन 3 आपके इसमें थाइमिन रेसिड्यू, 1 इज एडेनिन एंड अगेन इज 3 थाइमिन रेसिड्यू प्रेजेंट रहेंगे। उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट सेकेंड वाले स्टैंड पे रहेगा। सेम इसी तरीके से 9 बेस पेयर पे आपका थाइमिन, ग्वानिन, थाइनिन, ग्वानिन, ये आपके 4 साइड प्रेजेंट रहेंगी, देन 2 एडेनिन and 1 thymine and again 2 adenines are present for 9 base pairing sites. जनरली इन साइट्स को हम लोग DUE साइट्स 13 वाले साइट्स को और DAR 19 बेस पेयर साइट्स को बोलते हैं। 13 बेस पेयर साइट जो होती है उसका फुल फॉर्म रहता है DNA अनबाइंडिंग एलिमेंट्स, क्योंकि ये एडेनिन और थाइमिन रिच होते हैं। अगर आप चारों न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयरिंग की बात करते हैं तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं और ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। तो 3 के कंपेयर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना ईजी होता है। तो इसलिए ये रीजन जो होते हैं AT रिच होने की वजह से ईजिली अनवाइंडिंग हो जाती है। जो इसमें 9 बेस पेयर की 4 साइट्स प्रेजेंट रहती हैं उनको हम DAR रीजन्स कहते हैं, यानी कि DNA असेंबली रीजन्स। DNA आप लोग को पता ही है, ये इनिशिएशन का काम करता है, जहाँ से ओपनिंग को ये प्रमोट करेगा। तो इसमें स्टार्टिंग जब होती है तो इसमें 4 to 5 मॉलिक्यूल अप्रॉक्सीमेटली आते हैं DNA के, जो आपका 9 बेस पेयर वाली साइड से बाइंड हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं कि ये आपके डिफरेंट R1 साइड से लेके R4 साइड तक प्रेजेंट है, जिसको DNA ने इजीली कैप्चर्ड कर लिया है। इसमें एक पॉइंट और है जिसमें हम लोग R1 और R5 के बीच में एक साइड प्रेजेंट रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका IHF साइड्स, यानी कि इंट्रीगेटेड होर्स फ्रेगमेंट, एंड अनदर साइड दैट इज कॉल्ड फिस साइड, जो R2 एंड R4 के बीच में प्रेजेंट रहती है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेटर। तो ये वो साइट होती है जहाँ पे इनिशियली आपका DAR जो है आके बाइंड होता है, और ये वो साइट होती है जो रेप्लिकेशन को नेगेटिवली कंट्रोल करती है, यानी कि जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टॉप रहेगा तो वो यहाँ से उसे कंट्रोल करेगी। तो ये साइट जब अटैचमेंट करेगी आपका DNA का, तो देन ये अपने साथ ATP का मॉलिक्यूल लेके आती है, एंड देन ATP के मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड होने की वजह से वो अट्रैक्ट करती है आपके HU मॉलिक्यूल को। ये HU मॉलिक्यूल जो होते हैं हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स होती हैं, जो आपका हेलिकेज को विद द हेल्प ऑफ ATP हेल्प करेंगी आपके 13 बेस पेयर साइड से बाइंड होने के लिए। सो द फर्स्ट मॉलिक्यूल विच कम टू बाइंड विद DNA, दैट इज DNA, और वो आके बाइंड होगा R1 और R5 के बीच में। देन ATP की हेल्प से जो आपका नेक्स्ट कंपोनेंट आके बाइंड होता है वो आता है आपका DNA-B, जिसकी एक्टिविटी हेलिकेज की है। हेलिकेज मतलब होता है DNA हेलिक्स को जो इजीली डाइजेस्ट कर सकता है, यानी कि जो उसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसकी वजह से 2 आपके डुप्लेक्स आपस में बाइंड है, वो एक दूसरे से फ्री हो सकते हैं, और इसको DNA पे लोड करने का काम करता है आपका DNA-C, जो एक लोडर है। ये लोडर जो है इसको DNA से बाइंड कर देगा। तो ये वो रीजन्स होंगे 13 बेस पेयर वाले रीजन जो AT रिच है। और देन जब आपका DNA-B इससे बाइंड हो जाएगा तो उसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को रिमूव कर देगा, जिससे वहाँ पे जो DNA डबल हेलिकल था वो सिंगल हेलिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन सिंगल हेलिक्स को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज वो दोनों सेगमेंट जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं,
यानी कि अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ टी प्रेजेंट रहेगा, अगर यहाँ जी प्रेजेंट है तो यहाँ सी प्रेजेंट रहेगा। तो अगर आप हेलिकेज उसे ओपन कर रहा है तो देयर इज़ अ मच मोर पॉसिबिलिटी कि वो दोबारा से रिवाइंड हो जाए। तो उसकी रिवाइंडिंग को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए एक प्रोटीन आती है जिसको हम बोलते हैं सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। ये कोऑपरेटिव मैनर में बाइंड होती है। कोऑपरेटिव मीन्स अगर एक प्रोटीन बाइंड होगी तो वो अपकमिंग मॉलिक्यूल्स को और फास्टली वहाँ पे मूव कर बाइंड कराएगी। तो पॉजिटिव कोऑपरेटिवली ये बाइंड कर जाएंगे, जिससे एक स्टैंड से बाइंड होने की वजह से ये इनके जो रीबाइंडिंग की साइट्स हैं उन्हें स्टॉप कर देंगे, ताकि जो दोनों स्टैंड कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है वो दोबारा से एक दूसरे पे बाइंड ना हो जाए। अब नेक्स्ट क्या होता है, जो आपका हेलिकेज इसे ओपन कर रहा है तो ओपनिंग के टाइम पे जो आगे के जो अनवाइंडेड रीजन्स हैं वो सुपर कॉइल्ड हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पे ओवर कॉइलिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ से आपका टोपोलॉजी उसकी ख़राब हो रही है, क्योंकि डीएनए जो है वो अनवाइंड हो रहे हैं आपके इस साइड से। तो उसमें यहाँ पे टोपोलॉजिकल स्ट्रेस आ जाता है और बहुत चांसेस होते हैं कि डीएनए यहाँ से डैमेज हो सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए नेक्स्ट एंजाइम जो आके बाइंड होता है वो है गाइरेज, जिसको हम डीएनए टोपोआइसोमरेज सेकेंड भी बोलते हैं। और इसका बेसिकली काम होता है कि ये जो टोपोलॉजिकल स्ट्रेस आ रहा है जिसकी वजह से डीएनए में बहुत ज़्यादा सुपर कॉइलिंग हो गई है, कुछ इस तरीके से आपका जो डीएनए है वो उलझ सकता है आगे आने वाले हिस्से में, तो जिसकी वजह से वो कहीं से रैप्चर्ड हो सकता है, आपका मिसपेयरिंग हो सकती है। तो उसको प्रिवेंट करता है गाइरेज, उसको इजीली अपने डबल हेलिकल फॉर्म में मेंटेन करने का काम करेगा। देन जब आपका सबसे पहले जो एक बार यहाँ पे तक हम देख लेते हैं क्या क्या हुआ। तो डीएनए में सबसे पहले जो उसकी 9 मर साइट्स थी वहाँ पे आपका डीएनए ए आके बाइंड हुआ। देन उसने इन्फोर्स किया कि वो HU मॉलिक्यूल को ATP के हेल्प से प्रमोट करे, किसकी साइट को आने के लिए, डीएनए बी को। डीएनए बी को ये प्रमोट करता है कि आप आके जो 13 बेस पेयर वाली साइट है वहाँ पे आके बाइंड हो जाइए। आप देख रहे हैं यहाँ पे हिस्टोन लाइक प्रोटीन और ATP सब आ रहे हैं, तो इसको बाइंड करने के लिए ये प्रमोट कर रहे हैं। एंड देन इसको बाइंडिंग का काम करता है डीएनए सी, जो एक लोडर का काम करता है। इसके बाइंड होते ही आपका जो डीएनए है वो वहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और देन आपके जो दोनों डीएनए स्टैंड है वो सेपरेट हो जाएंगे। उनकी सेपरेट स्टेट को मेंटेन करने के लिए सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन उससे आके बाइंड हो जाती है। एंड देन आगे का जो टोपोलॉजिकल स्ट्रेस आ रहा है उसको रिमूव अप करने के लिए आपका गाइरेज एंजाइम आ जाता है, ताकि जो भी डीएनए में स्ट्रेन आ जाता है यहाँ से आगे खोलने की वजह से वो रिमूव आउट हो सके। अब यहाँ पे जब दोनों डीएनए स्टैंड जो हैं सेपरेट हो चुके हैं, तो नया डीएनए स्टैंड स्टार्ट होने से पहले, या कह लीजिए डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी से पहले, यहाँ पे प्राइमर्स की सिंथेसिस बहुत ज़रूरी होती है। बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज जो है सिर्फ OH ग्रुप पे आके नया फॉस्फेट बॉन्ड बना सकता है। तो 3' एंड पे एक फ्री OH ग्रुप उसको नीडेड होता है, क्योंकि वो रिएक्शंस को स्टार्ट नहीं करता है। तो इसमें उसको हेल्प करता है आपका डीएनए जी, जो कि एक प्राइमेज एंजाइम की तरह काम करता है, और वहाँ पे एक शॉर्ट सेगमेंट वो उसको बना के देगा लाइक दैट दोनों स्टैंड्स पे। और ये एक RNA प्राइमर्स होते हैं जिसमें आपका फ्री 3' OH ग्रुप रहते हैं, जिसको डीएनए पॉलीमरेज फिर एक एक्सटेंट तक एलोंगेट करता है। अब आपके जो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन होता है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, क्योंकि हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो आपका यूकैरियोटिक सेल्स थोड़ा डिफरेंट रहती है, उसमें जो डीएनए का अरेंजमेंट रहता है। लाइक दिस इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो हमारे यूकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रहता है, लेकिन हमारे प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए रहता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ इस तरीके से एसोसिएट फॉर्म में रहता है। तो जब तक वो उसके साथ एसोसिएट फॉर्म में रहता है, उसके 5' एंड पे हमेशा मिथाइल ग्रुप ऐड रहते हैं, ताकि वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर मेंटेन कर सके। तो रेप्लिकेशन से पहले हमें वो जो मिथाइलेशन प्रोसेस होती है उसे भी आपका हटाना होता है। तो इसमें हमारा जो DAM मिथाइलेज एंजाइम होता है, जो N6 एडेनिन को जो मिथाइलेट रखता है, मिथाइलेशन करता है, उसकी एक्टिविटी को यहाँ पे स्टॉप कर देगा, जिससे हमारा जो ORC रीजन है वो रेडी हो सके इनिशिएशन प्रोसेस के लिए। और जैसे ही आपका डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होगा एंड देन दोबारा से आपका डीएनए जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास वापस जाएगा, तो वहाँ पे फिर से आपका जो DAM मिथाइलेज एंजाइम है वो फिर से एडेनिन का मिथाइलेशन
कर देगा और आपका दोनों स्ट्रैंड जो है आपका सेपरेट एक इंडिपेंडेंट डीएनए की तरह काम करेंगे, दो अलग अलग सेल्स में चले जाएंगे और दोबारा से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बाइंड हो जाएंगे। तो मिथाइलेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है जो आफ्टर रेप्लिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आपका जो मिथाइलेशन है, उसके बगैर जो रेप्लिकेशन है वो डीएनए को बाइंड नहीं होने देगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो ये एक बहुत ही ऑटोनोमस प्रोसेस है जो रेप्लिकेशन के बाद होती ही है और बिफोर रेप्लिकेशन उसका मिथाइलेशन भी रिमूव आउट किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपके एंजाइम्स मेंशन कर रखे हैं उनके रोल के साथ कि इनिशिएशन में कौन से एंजाइम चाहिए होते हैं। तो जैसे डीएनए ए प्रोटीन है वो आपको मैंने ऐसे आपको बताया कि वो रिकग्नाइज करती है ओआरसी सीक्वेंस को, और ये जो ओआरसी सीक्वेंस रहते हैं जहाँ पे ये बाइंड होती है वो आपके 9 सीक्वेंस रहते हैं और इनके साथ बाइंड होने के बाद फिर ये ओपनिंग करती है 13 मर साइट्स को। तो बाइंड करेगी 9 साइट से डीएनए, लेकिन ओपनिंग करेगी 13 मर साइट से। देन डीएनए बी वो प्रोटीन होती है जो हेलिकेज का काम करती है, जो डीएनए को अनवाइंड करेगी। डीएनए सी जो होता है इसका लोडर होता है, जिससे ये डीएनए बी को लोड कर पाता है। HU वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो प्रोटीन होती हैं जो डीएनए को स्टिमुलेट करती है इनिशिएशन के लिए। और इसमें डीएनए जी जो मॉलिक्यूल होता है वो प्राइमेज एंजाइम की तरह काम करेगा जो नया एरएनए प्राइमर्स को सिंथेसाइज करेगा। सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जो होती है आपका डीएनए को रीबाइंड होने से रोकेगी और सिंगल स्टैंड फॉर्म में मेंटेन करेगी। देन आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो डीएनए ए की एक्टिविटी को प्रमोट करता है, क्योंकि इसको भी तो कोई ना कोई प्रमोट करेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है डीएनए ए की एक्टिविटी, जो सबसे स्टार्टिंग मॉलिक्यूल था उसको स्टिमुलेट करता है उसकी एक्टिविटी को। डीएनए गायरेज जो कि हम टोपोआइसोमरेज सेकेंड भी करते हैं, वो टोपोलॉजिकल स्ट्रेस को रिमूव करते हैं। एंड द लास्ट वन इज डीएएम मिथाइलेज एंजाइम जो कि मिथाइलेशन का काम करता है। जो मैंने आप लोग को 13 साइट्स पे GAT सीक्वेंस बताया था, वहाँ पे एडेनिन के 6 कार्बन पे या नाइट्रोजन पे 6 वाले नाइट्रोजन पे ये मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है ORC साइट पे। सो दिस इज़ फॉर टुडे। आई होप यू लाइक माई वीडियो, और मैं अपकमिंग वीडियो में बताऊंगी आप लोग को कि कैसे हमारा जो रेप्लिकेशन है उसका इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।